नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा 1909। अब आराम से पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा तेजी से हो जाता है कभी कभार। 1909 के बारे में बात करेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, यानी कि एक व्यक्ति मार्ले था और एक व्यक्ति मिंटो था। मार्ले राज्य सचिव था इंग्लैंड में, यानी कि लंदन में मार्ले नामक जो व्यक्ति था, और जो लॉर्ड मिंटो था, इसमें जो दूसरा नाम है इस शब्द में, इस टॉपिक में जो आपके सामने है, जो मिंटो था वो वायसराय था इस समय भारत का। कौन था? वायसराय। और जो राज्य सचिव के पद पर था। इन दोनों के नामों के साथ में इस अधिनियम को, इस एक्ट को बनाया गया, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। एक तरीके से इसकी महत्वपूर्ण दो विशेषताएं यदि बात करूं मैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बेटा पूछी जाती हैं, वो ये थी कि एक तो पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को विधि सदस्य के रूप में, यानी कि कानून का जानकार था, विधि का जानकार था, लॉ का जानकार था, विधि सदस्य के रूप में पहली बार किसी व्यक्ति को शामिल किया गया, और वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहली बार एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है 1909 में। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है। सेकंड, इस अधिनियम में अंग्रेजों ने, गोरों ने ऐसी व्यवस्था भारत में लागू कर दी, इन दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, कि भारत में एक तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का बीज बो दिया। सरल भाषा में ऐसे समझो। कौन से आधार पर? धार्मिक आधार पर समुदायों को बांटने का एक बीज बो दिया है ना, जो कि आगे चल करके बहुत घातक सिद्ध हुआ भारतीय राजनीति में, भारतीय आजादी की लड़ाई में यदि बात करें तो, है ना। बात करते हैं मुस्लिम धर्म के ऊपर, स्पेशली कौन से समुदाय के ऊपर? मुस्लिम समुदाय के ऊपर क्या कर दिया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू कर दिया था। कौन सी व्यवस्था को लागू कर दिया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को, है ना। लिख करके बता देते हैं, 2-3 पॉइंट इसके अब, है ना, तो देखिएगा आप। मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्या नाम है टॉपिक का? मार्ले मिंटो सुधार, है ना। नाम तो सुधार का लिखा है, लेकिन सुधार वधार कुछ नहीं कर रहे थे इन्होंने, और घातक बीज बो दिया भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारत की आजादी की व्यवस्था में, भारत में सामुदायिक स्तर पर, मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है। 1909। तो सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू कर दिया। कौन सी व्यवस्था को लागू कर दिया? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू कर दिया इसी नियम के तहत, है ना। पृथक निर्वाचन को क्या कर दिया? लागू कर दिया। लागू कर दिया। किसके ऊपर लागू कर दिया बेटा? मुस्लिम समुदाय के ऊपर। कौन से समुदाय के ऊपर? मुस्लिम समुदाय के ऊपर, है ना। मुस्लिम समुदाय के ऊपर इस पृथक निर्वाचन को लागू कर दिया। ठीक है। यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लोग ही मतदाता होंगे, वोट वही करेंगे जब चुनाव होगा, तो इसका मतलब यह है। और दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ के लोग, दूसरे मजहब के लोग कोई वोट नहीं करेंगे। जब इलेक्शन होगा 1909 के बाद में यह रूल कर दिया कि मुस्लिम लोग, यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसमें जो वोटर होंगे, जो मतदाता होंगे, वही लोग वोट करेंगे। अब बताइए, अगर ऐसी व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में हो जाए तो देश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में, है ना। ये व्यवस्था इन लोगों ने कर दी थी 1909 में कि मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही मतदाता होंगे। आजकल क्या होता है बताइए? जो होता है आज ऐसा, आज के समय में जो चुनाव हुए लोकसभा के लास्ट 2024 में, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं, 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ली है। क्या ऐसा हुआ था लोकसभा चुनाव में कि भाई ये कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हो गए, उनको केवल मुस्लिम वोट दे रहा है, या केवल हिंदू वोट दे रहा है, या केवल सिख वोट दे रहा है, या केवल जैन वोट दे रहा है, या ईसाई वोट दे रहा है? ऐसा था? ऐसा नहीं है भारत की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, या संविधान में भी नहीं है। इससे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। और अंग्रेज ये चाह रहे थे, ब्रिटिश लोग क्या चाह रहे थे कि भारत में किसी भी तरीके से इन लोगों को, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जाए,
इसीलिए तो जो व्यवस्था लागू करी है उन्होंने लड़ाने के लिए। तो मुस्लिम समुदाय पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तौर पर भी पढ़ा जाता है, कई नामों से एग्जाम में आता है बेटा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को कब लागू किया गया? 1909 में लागू किया गया। कौन से धर्म के ऊपर लागू किया गया? मुस्लिम धर्म के ऊपर लागू किया गया। इसका जनक बेटा किसे जाना जाता है? प्रश्न आता है पृथक निर्वाचन का जनक, इसे आगे लिख लेना, बाद में लिखिएगा। पृथक निर्वाचन का जनक, जनक कौन था? इसको बनाने वाला कौन था? इसकी नींव रखने वाला कौन था? ये विचार किसका था मेरे भाई, है ना, कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था हमें लागू करनी है। तो जनक था लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इस व्यवस्था को भारत में लागू करने का जो जनक था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो जनक था इस व्यवस्था को लागू करने का भारत में, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो एक तरीके से भारतीय धार्मिक आधार पर बीज बो दिया, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने के लिए ये काम था ब्रिटिश सरकार का। इसमें ये साजिश थी ब्रिटिश सरकार की इसमें, है ना। तो ये वाला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। दूसरा क्या किया कि वायसराय की परिषद में, वायसराय की परिषद में पहली बार, परिषद में बेटा पहली बार, ये भी पॉइंट लिखना है ना, फिर आगे समझाते हैं आपको क्या क्या पॉइंट है इसी में, चलते हैं आगे। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया, और जो व्यक्ति थे वो शामिल किए गए सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन थे बेटा? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे जो पहली बार 1909 के अधिनियम में भारतीय परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वायसराय इस समय का लॉर्ड मिंटो था, लंदन में राज्य सचिव के पद पर, राज्य सचिव पूछा जाए लंदन में राज्य सचिव के पद पर कौन था, तो मार्ले जो व्यक्ति है जिस राज्य सचिव था। ठीक है, दूसरा भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है, कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। तो ये था मेरे भाई इसका महत्वपूर्ण पहलू, है ना। बाकी का देखो जो नोट्स हैं उसके माध्यम से मैं आपको और बता देता हूं, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में नोट्सों के माध्यम से बता देते हैं आपको भी, और क्या क्या है इस अधिनियम के अंदर देखिएगा। इस अधिनियम के अंदर और क्या पढ़ना है हमें, जिन नोट्स डालिएगा, हेडिंग डालिएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? भारतीय परिषद अधिनियम भी बोलते हैं ना, ये भी नाम लिख लेना, भारतीय परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के पद पर थे, भारत के राज्य सचिव के पद पर थे इंग्लैंड में ही। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो भारत के कौन थे बेटा? वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। इन्हीं के नामों की वजह से कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ठीक है, के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या विशेषता है इसकी। देखिएगा प्रमुख विशेषता, हेडिंग डालिएगा प्रमुख विशेषताएं। भारतीय विधान परिषद गवर्नर जनरल की परिषद, नमस्कार जी, परिषद के सदस्यों की संख्या 16 थी। विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या रहती थी, गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी रहती थी? 16 रहती थी पहले। ये लिखा भी है कहां पर रहती थी? 1892 के अधिनियम में। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ जो रहते थे वो 16 आदमी रहते थे, है ना। और 16 पिक्चर में कितने आदमी थे? 2 आदमी थे 16 पिक्चर में, लेकिन 1892 में कितने आदमी थे इनके साथ? 16 थे। ठीक है, और फिर भी गब्बर सिंह कहता फिर भी वापस आ गए, खाली हाथ लौट गए आप, है ना। वो 2 थे और तुम 3, लेकिन यहां पे क्या थे? 1892 में 16 लोग थे। अब क्या होता है कि इन्हीं की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। कितनी संख्या कर दी गई? 60। ऐसे बेटा 16 पिक्चर में जब उन्हें लगता है गब्बर सिंह को कि भाई उधर जो 2 लोग हैं वो बहुत मजबूत और ताकतवर हैं, अब सेना ज्यादा भेजी जाएगी, तो वो ज्यादा भेजता है घोड़ों के माध्यम से उन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों में। और बेटा रामगढ़ की पहाड़ियों में 16 पिक्चर की शूटिंग हुई है, आप कभी देखने जाएंगे तो ये कर्नाटक में पड़ती है जगह,
रामगढ़ नामक जगह है जी, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है। बंगलोर से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ है, वहां पे इसकी शूटिंग हुई थी। एक रेलवे स्टेशन भी है जो शोले के नाम से बहुत फेमस है, वहां पे है ना, जाइएगा देखने के लिए। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास का इलाका है जी, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। 60 संख्या कर दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। इसमें ये कुछ सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं ना। दोबारा देखिए, केंद्रीय विधान परिषद यानी कि केंद्रीय, जैसे आजकल दिल्ली की बात करें, हम संघ की बात करें, संसद की बात करें, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था है ना। जो सरकारी सदस्य होंगे उनका बहुमत होना चाहिए किसी नियम को पारित कराने के लिए, केंद्रीय विधान परिषद में। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत, और जो प्रांत हैं यानी कि जो राज्य हैं उनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत से काम चल जाएगा, यह व्यवस्था इसमें की गई। अगला पॉइंट, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों स्तर की विधान परिषदों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के साथ बजट पर संकल्प रखने इत्यादि अधिकार प्रदत्त किए गए, प्रदान किए गए। प्रदत्त मीन्स प्रदान करना, अधिकारों को देना, प्रोवाइड कराना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया है ना। यह अधिकार नहीं था अनुपूरक प्रश्न पूछने का 1892 के इस एक्ट में। इसमें केवल आप बहस में शामिल हो सकते थे। बजट में, बजट में पहली बार बहस में शामिल करने का अवसर कहां पे मिला? भारतीय प्रतिनिधियों को 1892 में। अब यहां शामिल भी हो सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और बजट पर संकल्प इत्यादि अधिकार भी दे दिए गए है ना। बजट जब पारित होता है तो उस पर अपना विचार रख करके संकल्प पारित कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई। ठीक है साहब, ये धीरे धीरे बेटा सुधार हो रहा है, आराम से समझिएगा, टेंशन नहीं लेनी। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे 1909 पढ़ रहे हैं हम, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वहां से जो कानून बन के आ रहा है वो धीरे धीरे भारत की राज्य व्यवस्था में, भारत की विधायिका व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, भारतीय लोगों को शामिल कर रहे हैं। देख लो, सत्येंद्र सिन्हा पहली बार यहाँ शामिल होते हैं और ये प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। यहाँ सदस्य संख्या कितनी बढ़ा दी जाती है? 60 कर दी जाती है, जो पहले कितनी थी? 16 थी। देखिए आगे, सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। सदस्य जो थे केंद्रीय विधान परिषद के और प्रांतीय विधान परिषद के, सार्वजनिक हित समझ गए, जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं। भाई देश में विकास होता है तो जनता से जुड़े हुए मसले होते हैं, जनता से जुड़े हुए मसलों का ही सरकार क्या करती है? सॉर्ट आउट करती है, सॉल्यूशन करती है, समाधान करती है, काम करती है उन पर। सार्वजनिक हित, सभी के हित के हों, सभी के हित के संबंधित विषयों पर विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया सदस्यों को। ठीक है, इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, यूपीएससी, पीसीएस, एसआई तक पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया होगा जी लाइन, ये क्वेश्चन है इससे तमाम बार। इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की, है ना, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, वायसराय या गवर्नर के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। गवर्नर के साथ शामिल हो सकता है पहली बार किसी भारतीय को संगठन बनाने का, एसोसिएशन मतलब संगठन होता है। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी या कार्यपालिका परिषद में नियुक्त होने वाले, नोट करके लिखिएगा, नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे जो विधि सदस्य के रूप में सदस्य बने थे। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताओ जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, या ऐसे नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, बिना विधि के रूप में भी पूछ लेता है, लेकिन पहले बताइए आप, पहला भारतीय बताइए जो गवर्नर जनरल के साथ शामिल होता है परिषद में। तो नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेना नाम को, है ना। तो पहले व्यक्ति थे और काय के रूप में शामिल होते हैं बेटा? विधि, कानून के जानकार के रूप में शामिल होते हैं, विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं मेरे भाई इस अधिनियम में। और मैंने बताया था कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता क्या थी, इसने जो समस्या खड़ी कर दी थी, इस अधिनियम ने क्या खड़ी कर दी थी? समस्याएं खड़ी कर दी थी भारतीय जनमानस के बीच में, भारतीय जनता के बीच में। सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी करी थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन आता है एग्जाम में। इस अधिनियम में देखिए पृथक निर्वाचन, ये शब्द है इंपॉर्टेंट, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।
किन के लिए? स्पष्ट लिखा है बेटा, मुस्लिमों के लिए। भाई क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? ऑप्शन देकर के पूछता है कि पृथक निर्वाचन किस पर लागू किया? मुस्लिम पर लागू किया, हिंदू पर लागू किया, सिख पर लागू किया, जैन पर लागू किया, बौद्ध पर लागू किया, ईसाई पर लागू किया, पारसी पर लागू किया, किस पर लागू किया? किसी तो धर्म पर लागू किया होगा, तो आंसर मुस्लिम धर्म पर लागू किया गया था। और मैंने समझा दिया होता क्या है ये, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल और केवल कौन करेंगे? मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। यानी कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो जाती देश में, तो देश कितने टुकड़ों में बट गया होता? धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर बांट दिया लोगों को, समुदाय को, किसने? अंग्रेजों ने। और मुख्य जो बांटने वाला था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो, जो वायसराय था इस समय का, वही जनक था इस व्यवस्था को। उसी ने इस तरीके का ऐसा बीज बो दिया जो कि आगे चल करके घातक सिद्ध हुआ। उसने कहा भी था कि भारत की राज व्यवस्था में, भारत की कार्यपालिका की व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में हम ऐसा बीज बोने जा रहे हैं जो आगामी आने वाले वर्षों में बहुत घातक सिद्ध होगा, बहुत परेशानियां खड़ी होंगी। ठीक है, परेशानियां होंगी भाई, जब देश को बांट देंगे आप, लोगों को बांट देंगे धार्मिक आधार पर। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम के तहत। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की गई और व्यवस्था की गई। यानी कि जो विश्वविद्यालय के लोग होंगे उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जमींदारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये व्यवस्था इसमें रखी गई 1909 के में, है ना। आगे देखिए, नोट करके लिखना है, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी। साहब, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी, यानी कि विधि के तौर पर शामिल कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। जो घातक सिद्धांत तो था ही भाई, समाज को बांट रहा है, देश को बांट रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहा है। अभी आज आप देख लीजिए, अभी मैं आज का आपको उदाहरण दे दूं तो जहां बच्चे तो हमारे कॉमन सभी रिलीजन्स के होते हैं, सभी धर्मों के होते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं और कॉमन बात बता रहा हूं आपको इसी पॉइंट के तहत। अभी हाल ही में बंगाल में इस तरीके के हालात हैं। बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद, और वहां 67 से 70% मुस्लिम डोमिनेटेड जिला है वो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 100% में से 70% मुस्लिम आबादी है उस जिले की, पश्चिम बंगाल के अंदर। बेटा मुर्शिदाबाद नोट कर लेना और रिसर्च करके देख लेना। वहां पे अभी पिछले दिनों से जो वैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को निकल के गया है, उससे पहले रामनवमी का त्योहार निकल के गया है, हनुमान जयंती का त्योहार निकल के गया है, फेस्टिवल। इन फेस्टिवल्स पर मेरे भाई वहां से हिंदुओं को मार के, काट के लोगों के सामने वहां पे, अब मैं कैमरे के सामने आपको क्लास में बता सकता हूं, रेप तक उनकी लड़कियों के, उनकी महिलाओं के कर रहे हैं, गोली मार दी जा रही है, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं बंगाल के अंदर, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो आज भी वहां पे इस तरीके के हालात हैं। हालांकि सरकार ने वहां पे सेना को भेजा हुआ, सेना मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तब वहां पे अंडर कंट्रोल में हालात। पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं कि बंगाल पुलिस कंट्रोल कर पा रही हो उनको, है ना। तो इस तरीके के हालात हैं। ऐसा ये किया था कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था चाहिए, तो मुस्लिम लोगों का भी ये मानना रहता है, जैसे कोई बड़ा नेता आया, वो भड़का गया माइक पे भाषण दे करके कि भाई जी हमारे अधिकारों को ले लेंगे, हमारे घरों को ले लेंगे, हमारी जमीनों को ले लेंगे, तुम्हारे मंगलसूत्रों को ले लेंगे, है ना। तो बड़े नेता आते हैं और जनता को भड़का जाते हैं। अब जनता जो है देश में 100% आप अगर कैलकुलेट करोगे तो जो शैक्षिक दर है हमारे यहाँ, शिक्षा का दर है हमारे यहाँ, ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में या नगर परिवेश में जमीन आसमान का अंतर भी है बहुत, और बहुत कम शिक्षा भी है और दूर दराज के इलाकों में। अब जब शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उसे जैसा बताया जाएगा, जैसा कहा जाएगा, वो उसी को मानेगा। वो कभी पढ़ा लिखा नहीं होगा, देखेगा नहीं चीजों को कि सही क्या है और गलत क्या चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। इस वजह से एक ही लाइन की तरफ लोग चले जाते हैं और मारने पर उतारू होते हैं। तो हालात खराब है वहां पर। ऐसा अंग्रेजों ने किया था 1909 में, है ना। अब ये क्या हो रहा है, अब धार्मिक आधार पर लड़ाने के चक्कर में घूम रहे कि नहीं घूम रहे, ये बताइए आप। भाई मुस्लिमों के लिए कह दिया कि तुम ही वोट दोगे, हिंदू वोट नहीं देंगे, तो आपस में लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ऐसा सिद्धांत था। और ऐसा ही अब लोगों को भड़का देते हैं। तो इस तरीके की हो रही हैं चीजें, है ना। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा गया भारत में? जनक। नोट कर लेना, लाइन को पूछी गई है। इस अधिनियम की सबसे ज्यादा आलोचना इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार
मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, जिससे अलगाववाद का बीजारोपण हुआ। इसके फलस्वरूप कालांतर में भारत का विभाजन भी हुआ। इसी के फलस्वरूप कह रहे हैं कि आगे चल के भारत में विभाजन का देखना पड़ा। भाई आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का विभाजन किस आधार पर हुआ बेटा? 1947 में हमारे देश का जो विभाजन हुआ है किस आधार पर हुआ है? वो धार्मिक आधार पर हुआ है। वही जो कह रहे हैं कि आगे चल के कालांतर मतलब आगे चलकर भविष्य में जब देश आगे बढ़ा तो धार्मिक विभाजन हुआ। मुस्लिम लोगों ने कह दिया कि हमें अलग प्रांत चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग देश चाहिए। उसके लिए वो लड़े और सबसे ज्यादा लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहला गवर्नर बना पाकिस्तान का, कि हमें अलग ही देश चाहिए। उसी ने दंगे करा दिए थे 1946 में, 1946-47 में देश की आजादी की व्यवस्था की लड़ाई चल रही थी, है ना, बातें चल रही थी कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन वाले जो इंडिया में आए हुए थे, है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग मिलकर के। तो दंगे इतने बड़े पैमाने पर भड़के थे मेरे भाई कि आप पढ़ सकते हैं किताबों में, पुस्तकों में जाकर के, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को आपस में मारा गया। जहां हिंदू कम पड़ गए तो वहां मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को काट दिया, मार दिया, है ना, और जहां मुस्लिम कम पड़ गए थे वहां हिंदुओं ने उनको काट दिया, मार दिया। और इसके पीछे एक ही आदमी था इस काम को, इस कृत्य को कराने वाला, मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अपना देश लिया था वो मुस्लिम आधार पर ले लिया था, धर्म के आधार पर, और देश का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में। वो उस समय लंदन में पढ़ा करते थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसके माध्यम से उन्होंने शब्द दिया था कि भाई देश बनना चाहिए तो पाकिस्तान उसका नाम होना चाहिए, चौधरी रहमत अली ने, है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में आया था, ये भी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था लाहौर में एक अधिवेशन के तहत, है ना। तो उसके पीछे कुल मिला के मोहम्मद अली जिन्ना था। यही वाली जो बात 1909 वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए 1947 तक अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बैक स्टोरी थी, जो पृष्ठभूमि थी, वो यहां से शुरू हुई थी धार्मिक आधार पर। सबसे पहले धर्म के आधार पर 1909 में बांटा गया, धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया। मुस्लिम लोगों को तो बांट ही दिया जब उनके लिए चुनाव की व्यवस्था अलग कर दी, वोटिंग की व्यवस्था अलग कर दी। तो सबसे घातक काम यही किया गया था, है ना। कौन से में बेटा? 1909 में। अब 1919 का आएगा, उसे बाद में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक था हमारा मार्ले मिंटो सुधार 1909। लगातार क्लासें चल रही हैं, 1-2 दिन से अपलोड भी नहीं कर पाए, व्यस्तता कभी कभी हमारी हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सारे अपने व्यूअर्स थे, लगातार क्लासें आएंगी, आप चिंता ना करें। और कंटिन्यू कोर्स चलेगा, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स चलेगा, ठीक है। पॉलिटी में प्रवेश करेंगे धीरे धीरे। जो 1909 है 1919 पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जो निचोड़ पढ़ा रहे हैं, जो निचोड़ पढ़ा रहे हैं बहुत सारी पुस्तकों का, एक एक पॉइंट लेकर के जब जो क्लास बनवाते हैं हम, तैयार कराते हैं ना, पूरा निचोड़ पढ़ा रहे हैं आपको। चिंता ना करें, नोट्स बनाएं, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपसे। जहां से जिस टॉपिक से जो भी पूछा जाएगा, जो हम आपको दे रहे हैं कंटेंट, है ना। और बाकी के अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गर्मी ज्यादा पड़ने पड़ी है तो जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए, उनसे पहले अपना भी ख्याल जरूर रखिए, है ना। कूलर में कम सोया करें, पंखे में ज्यादा सोया करें, मेहनत करिए जम के, तभी बेटा आगे बढ़ पाओगे जीवन में। सुविधाओं का भोगी नहीं बनना है, ज्यादा सुविधाओं से दूर रहिए जीवन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे।